हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एक हफ्ते से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था मैं कुछ रीजंस की वजह से। आज वो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्लास 12th के लिए, और वो हमारी बात होगी डिफरेंशिएशन की, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स जो है वो कैलकुलस का टॉपिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये आपको पता है 33 मार्क्स का आना है आउट ऑफ 80 में, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन हो जाता है ये आपका। तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि डिफरेंशिएशन क्या होती है। हम लोग डिफरेंशिएट करना देखेंगे। हम लोग इसके पहले क्लास 11th में भी देखा है। हम लोग क्या है कि किसी चीज़ की शुरुआत करने से, जीरो से करने से अच्छा माइनस से किया जाए, ताकि जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनका 11th में जिन्होंने नहीं ठीक से पढ़ा हुआ था और डायरेक्ट 12th में आ गए हैं, मौज मस्ती में 11th निकाल दिया, तो उनके लिए तो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि आपको पता है अगर आपने 11th सही से नहीं किया तो फिर आपका ये मान के चलिए 30% तो आप वैसे भी पीछे हो चुके हैं। अगर आपने मेहनत नहीं की अभी से, सोचे कि बाद में कर लूँगा, फिर तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। और आपको पता होगा 12th के बाद में जितने, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनडीए का हो, कुछ भी दोगे आप, उसमें 11th का 45% सिलेबस रहते ही रहता है। तो हर तरह से आप पीछे हो जाओगे, आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो। अब अगर रही बात, अगर डिफरेंशिएशन हम लोगों को स्टार्ट करना है तो हम लोगों को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या है और क्यों हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। तो क्यों का जवाब ये हो सकता है कि देखिएगा, क्या है कि मैथमेटिक्स क्या है ओवरऑल, ये कोई नहीं बोल सकता है कि मेरी रियल लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रियल लाइफ होती है हमारी मैथमेटिक्स, चाहे वो आपके ब्रेन के लेवल पे हो, चाहे वो बॉडी के लेवल पे हो, चाहे वो इंटरनल लेवल पे हो या एक्सटर्नल लेवल पे हो लाइफ में। तो अब क्या होता है डिफरेंशिएशन, जैसे कि क्लास 11th में हमारा ये स्टार्ट हो गया था डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशंस का मतलब ये है कि डिफरेंशिएट करना किसी चीज़ का दूसरी चीज़ से, अंतर। जैसे कि ये मार्कर है और ये मान के चलो अगर दुनिया का इकलौता मार्कर होता कि इसके बाद में सर बंद हो गया होता, कोई नहीं बनता, एकमात्र होता, तो ये जो मार्कर है आपको ये करोड़ों की कीमत है, रखता है करोड़ों अरबों रुपए की। लेकिन क्या है कि फिर आप में सब अच्छाई अच्छाई देखते हैं, लेकिन जैसे ही किसी एक अच्छे मार्कर से या न्यू मार्कर से आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप मोस्टली क्या कमियां देखने लग जाते हैं किसी भी चीज़ की। आपके पास जो मोबाइल है आपके लिए बेस्ट है ये मान के चलो, लेकिन आपने अगर किसी दूसरे का देखा तो आप वहां से कंपेयर करना चालू कर देते हो। डिफरेंशिएट करना मतलब किसी चीज़ को, वाई को अगर आप डिफरेंशिएट करने लग जाते हो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको आप dy बाई डी एक्स, ये y क्या है, ये फंक्शंस है। इतना तो समझ आ गया कि डिफरेंशिएशन में क्या चीज़ें हैं। हम लोग कंपेयर करा देते हैं, किसी दूसरा जो एक पैमाना होता है उससे हम लोग डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। अब रही बात कि किस में डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो रही बात रियल बात की, लेकिन हम लोगों को मैथमेटिक्स नज़रिए से देखना है। तो क्या है कि हम लोग फिर क्या करते हैं कि फंक्शंस का हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं, फंक्शंस शादी ब्याह बारात वाले फंक्शंस नहीं, हम फंक्शंस देखते हैं जैसे कि आप लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शंस में ग्राफ वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, कई लोगों ने उसको इग्नोर किया हुआ है ग्राफ के वीडियो को। तो मैं बता दूं कि वो वीडियो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस चीज़ को आपने अहमियत नहीं दी है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा या आई बटन में मैं दे दूंगा, उसको आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपने अगर ग्राफ नहीं समझे ना तो ये चीज़ें आपको डिफरेंशिएशन दिमाग में ये पूरे लेक्चर भर, पूरे टाइम आपको पूरे साल यही समझ आएगा कि ये चल क्या रहा है, ये क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इन सब चीज़ों के लेके आप कंफ्यूज बने रहोगे।
तो क्योंकि पूरा का पूरा जो डिफरेंशिएशन चैप्टर है वो पूरा का पूरा बेस्ड है ग्राफ से, पूरा का पूरा। मान लेते हैं कि ये एक फंक्शंस है कोई भी, ये कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स एक कोई भी ये फंक्शन है ये। अब आप डिफरेंशिएट करने लग जाओगे कि यक्स के रिस्पेक्ट में ये y कितना बढ़ रहा है, क्योंकि यक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा y भी ऊपर जा बढ़ रहा है। फिर इधर क्या हो रहा है, यक्स और बढ़ रहा है, फिर यहाँ से y देखो ना, y मतलब क्या, ये y एक्सेस होती है, ये x एक्सेस है, ये घटने लग गया। बात समझ रहे हो? तो ये आप डिफरेंशिएट करने लग गए इन चीज़ों को। इसके अलावा भी आपको यहाँ से ये भी सीखने को मिलेगा कि यार अगर ये कोई ग्राफ है तो ग्राफ में जाहिर सी बात है कभी भी ज़िंदगी में सभी सुख ही नहीं मिलेंगे। कभी आप ज़िंदगी में ये मान के चलो कि आप हमेशा खुश ही रहो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी खुश होगे, कभी दुखी होगे, कभी ज़्यादा खुश होगे, कभी ज़्यादा दुखी होगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ये सब चीज़ें आएंगी। तो ग्राफ कभी एक ये चीज़ें आपने ग्राफ के बारे में, फंक्शंस के बारे में देखा हुआ था। फंक्शंस कितने टाइप के थे, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नम फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। बहुत टाइप के फंक्शंस होते हैं, कोई लिमिटेड नहीं है। पॉलिनोमियल फंक्शन और भी बहुत टाइप के फंक्शंस हो जाते हैं। तो इन फंक्शंस के जाहिर सी बात है अगर कोई फंक्शन होगा तो उसका ग्राफ भी बनेगा। अगर ग्राफ होगा तो वहाँ पे क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं। एक तो आप डिफरेंशिएट करने लग जाओगे, दूसरी बात आप ये समझ डिफरेंशिएट तो करने ही लग जाओगे, डिफरेंशिएट करना। दूसरी बात आप ये सीख जाओगे कि कोई भी फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस है। क्या कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि क्या कोई भी फंक्शन लगातार है, कि देखो मैंने यहाँ मार्क कर रखा और लगातार ये बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कि अगर सिग्नम फंक्शंस की बात करूँ तो उसका ग्राफ ये होता है सिग्नम फंक्शंस का। तो सिग्नम फंक्शंस में आप देखते हो कि यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। आप यहाँ से पिंच रखा, यहाँ पे रोकना पड़ गया, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, तो आप देखते हो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाता है। तो आप ये बता दोगे कि आपको ग्राफ नहीं बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको क्लास 10th में क्या होता था, आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ते थे। वहाँ पे 2 इक्वेशन जैसे दी जाती थी, 2x + 3y = 7, x + y = 11। आपसे बोला जाता था कि सो दैट दीज लीनियर इक्वेशन हैव इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, या इनकंसिस्टेंट बोला जाए या यूनिक सॉल्यूशन। तो इस यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता था ग्राफ को एक जगह पे कट करना चाहिए। लेकिन आप ग्राफ नहीं बताते थे, आप कंडीशन बता देते थे कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। आप एक कंडीशन के थ्रू बता देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते थे। फिर यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो बात होती है, कंटिन्यूटी की अगर हम लोग पहले बात करें तो हम ये बता देते हैं कि कोई भी ग्राफ कंटिन्यूअस पोजीशन में है या नहीं है। इसके लिए हम लोग बात करेंगे कि कंटिन्यूटी कैसे हम लोग दिखा सकते हैं और वो रीज़न क्या है। अगर हम लोग बात करें डिफरेंशियबिलिटी की, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है डिफरेंस प्लस एबिलिटी। तो क्या उस फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने की एबिलिटी है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को भी हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए बात करेंगे। तो अब रही बात डिफरेंशियबिलिटी कैसे हो सकती है, क्या कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंस हो सकते हैं, हम लोग उनकी बात करेंगे एक लेक्चर में। फिर हम लोग अगर बात करें कि इसी ग्राफ के थ्रू ही मैं तो आपको डिफरेंशिएशन की वैल्यू बताना चाह रहा हूं कि यहाँ से हम लोग केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। आप हो सकता है इस फंक्शंस को कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के बाद में कई सारे फंक्शंस आएंगे, कई अलग अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे आपको। जैसे कि आपको अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो 8 से 9 एक्सरसाइज आपकी दे रखी है बेस्ड अपॉन डिफरेंशियबिलिटी। जैसा कि पैरामीट्रिक फंक्शंस हो
तो कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, करेक्ट है। या फिर आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो तो क्या करेंगे, लॉगरिदम फंक्शंस हो तो कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और आपने क्लास जो 11th में बेसिक जो चीज़ें हैं आपने डिफ्रेंशिएशंस की, जैसे कि आपने दो चीज़ें देखी थी, प्रोडक्ट रूल क्या होता है और वहाँ पे आपने देखा था क्वेशेंट रूल क्या होता है, क्वेशेंट रूल। तो ये चीज़ें आप जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, और जब डिवाइड में दो फंक्शंस होते हैं उनको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये चीज़ आपने 11th में देख लिया था, लेकिन फिर भी मैं क्लास 12th में फिर से मैं बता दूंगा थोड़ा बहुत। और इसी के साथ साथ में कुछ सैंडविच रूल हो जाते हैं, कुछ हमारे एल हॉस्पिटल रूल हो जाते हैं। हॉस्पिटल का मतलब हॉस्पिटल नहीं, एल हॉस्पिटल रूल एक रूल है जो कि डिफरेंशिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। या सैंडविच रूल हो गया, तो बर्गर के साथ में जो बीच में रखते हैं उसको लगा के बिल्कुल उसी की तरह है कि दो फंक्शंस के बीच से जो एक फंक्शन निकलता है उसी में सैंडविच रूल भी लगता है हमारा, है ना। कोई ये ना बोले कि मोमोज रूल और ये दूसरे रूल्स भी है, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक सैंडविच रूल और एल हॉस्पिटल रूल की बात करना जरूरी होगा, बताना जरूरी होगा। आपकी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे इन फ्यूचर इंपॉर्टेंट होगा, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। फिर से हम लोग इसी पे आते हैं कि बात करते हैं फंक्शंस को, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी तो समझ आ गया, लेकिन अब ये समझ आ रहा और क्या क्या हो सकते हैं फंक्शंस को। कई तरह के वैरायटी के फंक्शंस होंगे, आप डिफरेंशिएट करने लग जाओगे, आसान होता है। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना कि चार्ट आपको बनाना पड़ेगा, चार्ट बना के ही आप प्रिपरेशन करेंगे। क्या होता है कि चार्ट बनाएंगे, वहाँ पे आप ऊपर मैं बता दूंगा कैसे बनाना है फंक्शंस, और उससे रिलेटेड कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड आपके पास हथियार क्या क्या हैं, मतलब उसके फॉर्मूले क्या क्या यूज हो सकते हैं। तो इतना सब हमें पता होगा, चार्ट के थ्रू फंक्शन हम डिफरेंशिएट करने लग जाएंगे। जब डिफरेंशिएशन आने लग जाएगा तो एक चीज आपके सामने, एक प्रॉब्लम आगे आएगी, वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की। तो यार देखो, एप्लीकेशन मतलब होता है कि आप उस डेरिवेटिव को एप्लीकेबल कैसे करोगे, मतलब उस यूज में कैसे लाओगे। जैसे कि आपका 10th में था ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे ट्रिग्नोमेट्री है, और फिर आपने एप्लीकेशन देखे थे जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस, कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ कहाँ पे हो सकता है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री का तो हाइट एंड डिस्टेंस में यूज हो जाता है, या फिर आप ट्रायंगल्स में भी यूज करते थे, और 11th में जिसने अच्छे से पढ़ा है तो उसने भी यूज किया होगा ट्रिग्नोमेट्री का। पहाड़ी में लोग चढ़ते हैं तो एंगल बताना होता है, या डिस्टेंस बतानी हो जाती है हमें, या फिर हाइट बतानी हो जाती है, तो ये सभी एप्लीकेशन में आते हैं। अब डेरिवेशन जो हो जाता है एप्लीकेशन का, तो अब उस एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो एक तो अगर ये ग्राफ आप यहाँ से कंटिन्यूटी तो बताने लग गए, तो साथ ही साथ में आप ये भी बताने लग जाओगे कि हो सकता है ये x एक्सिस हो, ये y एक्सिस हो, और यहाँ पे ये 0 हो, ये मान लो π/2 है, ये पाई है 90 180, और यहाँ पे 3π/2 और ये आपका 2π है। तो आप ये भी इसमें बताओगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में कि इस इंटरवल के बीच में 0 से लेके π/2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या फिर घट रहा है। इस इंटरवल के बीच में देखो फंक्शन नीचे की तरफ बढ़ रहा है, आप इधर से देखते हैं तो ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शंस जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ये भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पूछा जा सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। आपको इंटरवल पूछे जा सकते हैं कि किस इंटरवल के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किसमें डिक्रीज हो रहा है, विदाउट ड्रॉ दी ग्राफ। आपको ग्राफ नहीं पता होगा लेकिन आप कैलकुलेट करके आप बता दोगे। देखिए इसका यूज क्या हो जाता है। अब साइंटिस्ट लोग जो होते हैं, जैसे कोई एक मिशन पे गए, चांद का या मंगल मिशन है, तो वहां पे जो रॉकेट भेज रहे हैं, तो अब वो रॉकेट भेज के थोड़ी ना देखेंगे कि ट्राई कर लेते हैं, वो पहले कैलकुलेशन करते हैं कॉपी पे।
वो पहले थ्योरेटिकल बात करते हैं कि अच्छा यहाँ जाएगा, इतनी देर में पहुँचेगा, इतना टाइम लगेगा, वहाँ पे इतनी देर में पहुँचेगा, वहाँ पे इतनी देर में पहुँचेगा। तो इससे क्या होता है कि पहले आप कागजी कार्रवाई करते हैं, फिर आप एक्शन लेते हैं। कुछ लोग जो डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, वो जो ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, उनकी ये समझ लीजिएगा, उनकी सोचने समझने की क्षमता जो होती है वो कम होती है और वो डिसीजन सही नहीं ले सकते हैं प्रैक्टिकली वे में। तो रही इतना हमें समझ आ गया कि फंक्शंस का ग्राफ, और इसमें ये जो हम लोग कर रहे हैं कि कुछ लोग बोलेंगे सर ग्राफ ड्रॉ करके ही देख लो सीधा, लेकिन हम कागजी कार्रवाई तो पहले करके देखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंटिन्यूटी समझ आ गया और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का केस बन सकता है। या फिर अगर हम लोग बात करें जो तीसरा, इसी में अगर हम लोग ग्राफ की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो हो सकता है इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ग्राफ जो है वो मैक्सिमम कब है और मिनिमम कब है। जैसे कि ये ग्राफ अगर आपका है तो इसमें मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है और मिनिमम पॉइंट कौन सा है। तो जैसा कि ग्राफ यहाँ से ये आ रहा है, तो ये देखो ये हाईएस्ट पीक पे गया हुआ है और सबसे नीचे जो पॉइंट है, और ये देखिएगा कई जगह पे हाईएस्ट हो सकते हैं पॉइंट, कई जगह पे उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट किसका कौन सा है, तो ये हमारा पॉइंट सबसे हाईएस्ट है और इसी को बोलते हैं पॉइंट। इसी में हमारा आता है मैक्सिमा और आता है हमारा मिनिमा। एक हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ ही में हमारा पॉइंट आएगा। आपको पता होना चाहिए क्या होता है, व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। मैक्सिमा इज अ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज एट द हाई पॉइंट। जो फंक्शन होगा वो अपने हाई पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम होगा उसका ग्राफ। और मिनिमा का मतलब क्या है, जो उस फंक्शन का ग्राफ जहां पे सबसे मिनिमम होगा। तो इन चीज़ों की भी बात की जा सकती है। कंटिन्यूटी के साथ में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पूछा ही जा सकता है और आपको लिमिटेड दिया जाएगा, वो क्वेश्चन पे वेरी करेगा और आपको जब मैं समझाऊंगा क्वेश्चन तो अच्छे से वो समझ आएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं क्या क्या ये इसका यूज़ क्या हो रहा है डिफ्रेंसिएशन का। इतना समझ तो आ गया, मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछा जा सकता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, और क्या क्या पूछा जा सकता है। तीसरी बात हम लोगों ने देखा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की बात हम लोगों ने की। चौथी बात हम लोगों ने मैक्सिमा एंड मिनिमा की हम लोगों ने बात की। फिफ्थ में हम लोगों को रेट ऑफ चेंज के बारे में भी बोला जा सकता है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कैसे किसके रिस्पेक्ट में कितनी बदल रही है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप जिस रूम में बैठे हो वो एक क्यूबॉइड का रूम है या क्यूब का रूम है। तो क्यूबॉइड में क्या होता है कि क्यूबॉइड में आप जानते हो कि लेंथ ब्रीथ और हाइट होती है, और अगर मान लेते हैं कि ब्रीथ और हाइट को आप कांस्टेंट कर लें लेंथ ब्रीथ को, और हाइट को आप क्या करें थोड़ा सा टाइम के साथ बढ़ती जाए। जैसा कि आपको समय के साथ वो हाइट जो है आपके रूम की वो बढ़ती जा रही है, मतलब साल दर साल थोड़ी थोड़ी सी वो बढ़ रही है समय के साथ या किसी भी की रिस्पेक्ट में। देखो dy/dx का मतलब होता है कोई चीज़ बदलती है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, और सब दुनिया में हर एक चीज़ बदल रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब टाइम के रिस्पेक्ट में आप सोचो जरा, दो चीज़ें आपने कांस्टेंट कर दी हैं। एक चीज़ आपकी हाइट जो है वो आपकी, या तीनों चीज़ें हो सकती हैं ऐसा नहीं है, बट मैं एक चीज़ की बात कर रहा हूँ कि अगर हाइट मान लो बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम अगर वो बढ़ती जा रही है तो ये इफ़ेक्ट कहाँ पे डालेगा। रेट, इस समय के साथ में रेट के साथ में क्या क्या बदलाव आएंगे। अगर आपकी हाइट बढ़ रही है, लेंथ और ब्रीथ उतनी ही है और हाइट बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है उस कमरे का वॉल्यूम जो होगा आपके रूम का वो भी बढ़ रहा होगा उसी के रिस्पेक्ट में, उसी रेट से। और रेट वो आपको निकालना पड़ेगा किस रेट से बढ़ेगा। मतलब हाइट अगर 10 मिनट पर सेंटीमीटर बढ़ रही है, 10 मिनट में 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है हाइट, तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। वॉल्यूम तो
तो इतना नहीं बढ़ेगा, वॉल्यूम का कुछ और चेंजमेंट आएगा, है ना। या फिर हम लोगों को बात करें अगर सर्कल, तो सर्कल में क्या होता है, सर्कल का एरिया हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कल का जो डिपेंड करता है वो रेडियस पे हो, चाहे वो उसकी सरकमफ्रेंस हो या एरिया हो। अब ये क्या है कि अब ये जो एरिया है वो किसके साथ बदल रहा है, एरिया तभी बदलेगा जब आप किस में चेंज करोगे, रेडियस में। अब सोचो जरा, रेडियस जो है समय के साथ वो बढ़ रही है, अगर रेडियस टाइम टू टाइम अगर बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसके एरिया में भी चेंज आएगा और उसके सरकमफ्रेंस में भी चेंजमेंट आएंगे ज़रूर। जैसे कि आपका अगर कमरे का हाइट बढ़ रही है तो वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो उसके सरफेस एरिया में भी चेंज आएगा, चाहे वो लेटरल हो या टोटल सरफेस एरिया हो। करेक्ट है। तो जैसे कि स्पेयर हो गया, तो इसी टाइप के आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि दो कारें जा रही हैं, तो अगर एक अगर अपनी स्पीड बढ़ा देगी और तो फिर जाहिर सी बात है जो चेंज कहाँ पे मिलेगा, चलो एक आपकी कार जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, लेकिन जो दूसरी कार है वो टाइम टू टाइम एक्सीलरेट कर रहा है, अपनी स्पीड को बढ़ाता जा रहा है। तो अगर वो स्पीड बढ़ाएगा तो जो आपके दोनों कारों के बीच का डिस्टेंस है ना वो बढ़ता चला जाएगा। अगर स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, आपकी भले कांस्टेंट हो, लेकिन डिस्टेंस में रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, चेंजमेंट आ जाएगा। तो ये भी चीज़ें हमें डिफरेंशिएशन में ही समझ आती हैं रेट ऑफ चेंज के बारे में। इसके अलावा भी हमें कई चीज़ों में, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि टेंजेंट एंड नॉर्मल की भी बात यहाँ पे आ जाती है। क्या होती है टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो देखिएगा क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं ग्राफ के बारे में, तो ग्राफ के बारे में तो जाहिर सी बात है आपको पता होना चाहिए टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट जो होता है किसी भी सर्कल के एक पॉइंट से जो टच करते हुए जाती है उस लाइन को आप बोलते हो टेंजेंट। करेक्ट है। अब टेंजेंट है और टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है उसको आप बोलते हो नॉर्मल। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर फंक्शंस आपका ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है, तो कंटिन्यूअस फंक्शंस ये तो कर्व की तरह है। देखिएगा ये एक हमारा कर्व की तरह है, कर्व है, और कर्व है तो हर पॉइंट से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट जो हमारी ड्रॉ की जा सकती हैं, आपके ये समझ रहे हैं ना। तो हो सकता है कि आपसे ये एक टॉपिक बन जाए कि टेंजेंट एंड नॉर्मल का मतलब आपको देखिएगा कर्व बनेगा, कर्व बनेगा तो टेंजेंट बनेगी, टेंजेंट बनेगा तो उस पर परपेंडिकुलर लाइन भी बन सकती है जिसको आप नॉर्मल बोलते हैं। तो हो सकता है ये पूछा जाए आपसे टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो इक्वेशंस पूछी जा सकती हैं, तो एक तरह से टेंजेंट और नॉर्मल हैं तो ये लाइन ही, और लाइन के बारे में आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन आपने चैप्टर पढ़ा हुआ था, और स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आप लोगों ने इक्वेशन बनाना देखा था। इक्वेशन बनाना दो तरह से आपने देखा था, अगर हमें स्लोप दी जाए और एक पॉइंट दिया जाए, तो स्लोप और पॉइंट दिया जाता था तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता था y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। सेकेंड केस में आपसे पूछ ये एक कंडीशन दे दी जा सकती है कि आपको दो पॉइंट दिए जाएं x1 y1 और x2 y2, तो इक्वेशन जो बनाने का फॉर्मूला हो सकता है y माइनस y1 इक्वल टू m एक हमारा स्लोप होती है जिसको आप tan थीटा बोलते हो। अगर दो कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप इस m की जगह आप वैल्यू रख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1। तो आप इक्वेशन, और आपको पता है कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन क्या होता है उनका, m1 m2 इक्वल टू -1 अगर दो लाइनें आपकी परपेंडिकुलर हैं। करेक्ट है। और अगर दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं तो उन दोनों ही की ही स्लोप आपकी क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। ये चीज़ें हो सकती हैं। बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये चीज़ें आपकी आ जाती हैं डिफ्रेंसिएशन में। ये टॉपिक्स आपके बन सकते हैं टेंजेंट, नॉर्मल, रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग।
या फिर आप जानते हैं, आपको क्लास 11th में एक, अगर हम लोग और बात करें, सिक्स्थ बात अगर हम लोग करें तो सिक्स प्रॉब्लम ये हो सकती है, डिफरेंशिएशन का जो यूज़ हो सकता है। आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन जब क्लास 11th में बताया गया होगा आपको, तो वो ये बताया गया होगा कि जो चेंजमेंट होते हैं वो बहुत ही कम लेवल पे होते हैं। मतलब जो चीज़ें बदलती हैं ना, वो एकदम से नहीं बदलती हैं, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस से बदलती हैं। तो कम जगह पे कम, जब अगर हमें चीज़ों में अगर डिफ्रेंशिएट करना हो, आंसर सही निकालना हो, तो वहाँ पे भी हमारा आ जाता है। कम चीज़ों का मतलब होता है जैसे कि ये हमारी ये कितना लिखा हुआ है आपको अगर बोला जाए, तो जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि ये लिखा है हो गया 1,00,000.01, तो ये कितने रुपए हैं, आप क्या बोलोगे? फिर अब मैं कह रहा हूँ कि 10 पैसे और जोड़ लो, आप 0.1 लगा लो, तो ये कितने रुपए, आप तो यही तो बोलोगे अप्रॉक्स कि डायरेक्ट क्या बोल दोगे कि डायरेक्ट कि 1,00,000 रुपीज़ है? नहीं, 1,00,000 नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट, हाँ 1,00,000 है अप्रॉक्सीमेट, ओके करेक्ट है। या कम से में भी अगर बात चला सकते हो, अगर ये कम के लिए भी लागू हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट, तो इसीलिए एक जो हमारा आता है अप्रॉक्सीमेशन आता है हमारा, कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन से अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आती है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर पता हो कि √25 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप डायरेक्ट बता देते हो √25 की वैल्यू सर 5 होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपसे बोल दूं कि √25.04 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। या फिर और भी कई तरह के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ log 10⁻10 की वैल्यू कितनी है, आप बता दोगे। या फिर मैं अगर बोल दूं कि 10.5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप नहीं बता पाओगे, करेक्ट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, ये जो अप्रॉक्सीमेट में जो आंसर आता है, ये भी हमारे इसी डिफरेंशिएशन से हम लोग निकालेंगे। वो प्रोसेस होता है, वो हम लोग अभी एक्सरसाइज जब हम लोग टॉपिक्स देखेंगे वहाँ पे हमें समझ आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें ये समझ आ गया कि ओवरऑल जो हमारा इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन में, वो है आपका ग्राफ, वो है आपके फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बेहतर होगा कि आप फंक्शंस को अच्छे से समझें, और ख़ास करके उसके ग्राफ के बारे में, और वो ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि आपने डिफरेंशिएशन से क्यों नहीं स्टार्ट किया। स्कूलों में क्या होता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर छोड़ के डायरेक्टली डिफरेंशिएशन स्टार्ट करवाया जाता है। लेकिन यार, जब आपको पीछे की आपको आइडिया ही नहीं है, तो आगे तो फिर वही बात होगी कि आप रटने की कोशिश करोगे और आप प्रॉब्लम होगे, आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ है, ये नहीं है कि आप समझने में प्रॉब्लम है। कुछ लोग टॉपर होते हैं मैथ्स में, और कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, चिढ़ होती है, गुस्सा आता है, नफरत करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों लोगों में फ़र्क बस इतना है कि वो जो बंदा है वो सही तरीके से पढ़ रहा है और आप सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि वो 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप 2 घंटे पढ़ रहे हो। आपने 2 घंटे पढ़े हैं लेकिन सही तरीके से पढ़ रहे हो, उसने हार्ड वर्क किया है, आप स्मार्ट वर्क करो। सही तरीके से पढ़ा जाता है। ये था जो हमारा आज का लेक्चर था। वो हम लोगों ने ये बात की कि डिफरेंशिएशन का एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्या क्या वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि ये हमारे लेक्चर्स में कंटिन्यूटी आया है, पहला टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी, तो हम लोग उसी की पहले बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। और साथ ही साथ में फिर हम लोग डिफरेंशिएशन देखेंगे कि कई तरह के फंक्शंस होंगे, कि लॉगरिदम फंक्शंस को क्या करेंगे कि जब कभी भी हमें अगर कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया जाए y = x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर डॉट डॉट डॉट, इस तरह के फंक्शंस भी दिए जा सकते हैं जिनको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हम लोग बोल सकते हैं। तो ये इस तरह के फंक्शंस में हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, हम लोग वैरायटी क्रिएट करेंगे फंक्शंस को, तब एक सही तरीके से पढ़ाई हो सकती है, आप समझने लग जाओगे। आप ये मत सोचो कि मेरे बुक्स में कौन कौन से क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट देखो ना, उस टाइप के क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्या है,
जैसे जैसे मैं बताऊँ आप उसको फॉलो करिए। आपके चाहे वो कोई भी बुक हो, RD, RS, NCERT, कोई भी दुनिया की कोई भी बुक लेके आओ। कुछ जगह पे प्रॉब्लम होगी जो कि नेचुरल सी बात है, वो मुझे होगी, किसी को भी होगी कुछ क्वेश्चन से प्रॉब्लम, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके हो जाएंगे और बोर्ड एग्जाम के 100% क्वेश्चन आपके हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे ही साल के एंड में प्रैक्टिस होगी हमारी। तो फिर हम लोग जब हमारा डिफ्रेंसिएशन खत्म हो जाएगा, और भी इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। तो इन सब चीज़ों की हम लोग बात कर लेंगे कि वो अलग बात हो गई हमारी। मीन वैल्यू थ्योरम, लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम, वो एक अलग बात हो जाती है, वो लीग से हट के बात हो जाती है एक्चुअली। तो वो उसकी हम लोग बाद में बात कर लेंगे। फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या क्या बात करेंगे, और भी कई हैं हमारे, और भी जब क्वेश्चन देखेंगे तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकल के सामने आएंगे, तो उनकी भी बात करेंगे। और ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, बस आपको लॉजिकल सोचना है मैथ्स के माइंड से। एक्सपेरिमेंट करने वाला अगर माइंड है तो आप मैथ समझ जाओगे, ठीक है। साइंटिफिक माइंड है तो आपको बस कुछ नहीं, साथ ही साथ में चलते रहना, चीज़ों को बेसिक रीज़न ज़रूर समझने हैं। मुझे लगता है पढ़ाई का वही मतलब होता है कि आप बेसिक पीछे का पक्ष आप कितना समझ पाते हैं। क्या होता है कि जो खुश है चेहरे पे, खुश अगर सामने आप देखते हो, वो खुशी तो सबको दिख जाती है, लेकिन पीछे कुछ लोग होते हैं ना, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। मतलब पीछे का अगर आपने भाव देख लिया कि हाँ, नहीं होता है कि यार ये बताओ दुखी खुश तो हो, लेकिन अंदर से जो क्या प्रॉब्लम है, जो दिखाओ या दिखाओ के जो फेस के पीछे की अगर एक्सप्रेशन आप पकड़ने लगे, तो आप किसी भी चीज़ में हासिल कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो इसी के साथ में मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।